Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. So today we will discuss newspaper analysis dated 13th of July and I have started my UPSC mentorship program जिस प्रोग्राम में several sources से current affairs को cover किया जा रहा है which will help you in prelims as well as mains. तो basically current affairs को integrated manner में cover किया जा रहा है. If you are interested and want to join this program, for that आपको telegram group join करना है. telegram group में आपको सारी details मिल जाएंगी, पेमेंट पोर्टल भी मिल जाएगा. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो. आप यहाँ पर कभी भी पे करो, आपको सारी वीडियोस की एक्सेस मिल जाएगी. अब हम आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, रिटेल इन्फ्लेशन ईजेस बट स्टिल ओवर 7%. आईआईपी हिट्स 12 मंथ हाई ऑफ 19.6% इन मई. तो जो यहाँ पर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 12 मंथ हाई हो चुका है 19.6% पर, लेकिन यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो अभी भी 7% से ज़्यादा है. तो रिटेल इन्फ्लेशन 7.0% रहा है जून में. अगर हम देखें तो प्रीवियस मंथ से कम है, क्योंकि प्रीवियस मंथ यहाँ पर 7.04% था और इस बार यहाँ पर जून के महीने में 7.01% रहा है. इन्फ्लेशन रेट आरबीआई को मेंटेन करना होता है 2 से 6% के बीच में, लेकिन ये यहाँ पर दूसरा क्वार्टर है कि इन्फ्लेशन 7% से ज़्यादा है. और अगर 3 क्वार्टर्स तक ये टारगेट ब्रीच होता रहा कि 2 से 6% के बीच में यहाँ पर इन्फ्लेशन नहीं मेंटेन हो पाया, उसके बाद यहाँ पर आरबीआई को एक्सप्लेन करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि क्यों यहाँ पर आरबीआई 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन को मेंटेन नहीं कर पाया. तो बेसिकली अगर यहाँ पर 3 क्वार्टर्स तक इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच में नहीं रहता है, उसके बाद ही टारगेट को ब्रीच माना जाएगा. As per the mandate by the monetary policy framework, if the average inflation rate breaches the 2 to 6% target for 3 consecutive quarters, the RBI will have to explain to the government कि reasons क्या हैं जिसकी वजह से यहाँ पर इन्फ्लेशन टारगेट ब्रीच हुआ है. फिर हम आगे चलते हैं, आईआईपी के बारे में कुछ स्टैटिक पार्ट डिस्कस कर लेते हैं. आईआईपी इज़ एन इंडिकेटर दैट मेजर्स द चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको मेज़र किया जाता है बाई आईआईपी. आईआईपी को यहाँ पर कंपाइल और पब्लिश करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मॉस्पी के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. बेसिकली इसमें 2 सेक्टर्स होते हैं, एक होता है ब्रॉड सेक्टर, एक होता है यूज बेस्ड सेक्टर. तो ब्रॉड सेक्टर में होते हैं माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, और यूज बेस्ड सेक्टर में होते हैं बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स. आईआईपी का जो बेस ईयर है वो है 2011-12. अब 8 कोर सेक्टर्स क्या होता है, तो दीज कंप्राइज 40.27% ऑफ द वेट ऑफ आइटम्स जो कि यहाँ पर आईआईपी में इंक्लूड किए जाते हैं. अब ये 8 कोर सेक्टर्स हैं कौन से? रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर. तो बेसिकली वेटेज की फॉर्म में आपको याद होने चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था तो वेटेज के अकॉर्डिंग अरेंज करना था. तो ये आपको पता होना चाहिए. सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पर रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है, देन इलेक्ट्रिसिटी, देन स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स. अब हम आगे चलते हैं. फॉर इन्फ्लुएंस एंड गवर्नमेंट ऊबर पिचेस टाई अप्स मोस्ट रिमेन ऑन पेपर. तो ऊबर फाइल्स जो यहाँ पर रिलीज़ हुआ है, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस भी एक पार्टनर था, तो उससे ये भी पता चला है कि 2014 में बेसिकली जो 25 साल की महिला का रेप हो गया था, उसके बाद डैमेज कंट्रोल करने के लिए ऊबर ने क्या किया, ऊबर ने गवर्नमेंट में अपनी इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से यहाँ पर डैमेज कंट्रोल हो सके, क्योंकि ऊबर को उसके बाद दिल्ली में बैन कर दिया गया था. लेकिन यहाँ पर जो ऊबर है, ऊबर ने जो भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की कि हम यहाँ पर कोलैबोरेशन करेंगे गवर्नमेंट के साथ, हम यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, वो सब कुछ सिर्फ पेपर पे ही रहा. तो सब्सिक्वेंटली ऊबर रीच्ड आउट टू द मिनिस्ट्रीज ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो बेसिकली यहाँ पर ऊबर ने कोलैबोरेट करने की कोशिश की, लेकिन अगर हम सच में देखें तो ऊबर ने कोई कोलैबोरेशन नहीं किया, क्योंकि ये सारे कोलैबोरेशन सिर्फ पेपर पर थे. तो ऊबर ऑल्सो साइंड एन एग्रीमेंट विद द एनटीआर ट्रस्ट विच इज़ रन बाय द फैमिली ऑफ टीडीपी लीडर एन चंद्रबाबू नायडू, जो कि चीफ मिनिस्टर थे उस समय आंध्र प्रदेश के. बट ऑल दीज MOUs आइदर फेल टू टेक ऑफ और स्टॉल्ड आफ्टर लॉन्च. तो ऊबर यहाँ पर गवर्नमेंट में अपना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेसिकली ऊबर सच में उसका कुछ यहाँ पर करने का मकसद था नहीं, वो सिर्फ यहाँ पर डैमेज कंट्रोल करना चाहते थे. बाकी फर्स्ट पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, हम डिस्कशन नहीं करेंगे. यहाँ पर बस ये बताया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी में क्या इंक्रीज़ हुआ, क्या डिक्रीज़ हुआ. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आउटपुट विच अकाउंट्स फॉर मोर देन 3/4 ऑफ द टोटल वेट ऑफ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रोज 20.6% इन में कंपेयर्ड विद 5.8%. फिर यहाँ पर माइनिंग का बताया गया है जो कि 10.9% तक पहुँच गया. फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो कि यहाँ पर 23.5% था कंपेयर्ड विद 11.8%. तो मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी तो कैसा परफॉर्म किया, तो वो यहाँ पर बताया गया था आईआईपी में. अब हम आगे चलते हैं. इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है.
यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। इम्पॉर्टेंट तो ये भी नहीं है, कल हमने एम्बलम के बारे में डिस्कस कर लिया था, लेकिन अब कंट्रोवर्सी हो गई है कि ये जो यहाँ पर आपको एम्बलम दिख रहा है तो इसमें ये जो लायन है ये रोरिंग लायन है। तो आफ्टर द कांग्रेस एंड सम अदर ऑपोजिशन पार्टीज एलिज्ड डिस्टॉर्शंस इन द 6.5 मीटर नेशनल एम्बलम प्लेस्ड अटॉप द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। अब इनका ये कहना है कि जो अशोका का स्तंभ था तो उसमें जो लायन था वो बहुत ज़्यादा काम था, लेकिन ये जो लायन है ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। तो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन एंड पर्सपेक्टिव ब्यूटी इज़ फेमसली रिगार्डेड एज लाइंग इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। तो बेसिकली काम और एंगर ये सामने वाले के नज़रिए में है कि उसको यहाँ पर ये जो लायन है वो काम दिख रहा है कि एंगर दिख रहा है। तो बेसिकली बेकार में कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की जा रही है। अब हम आगे चलते हैं। अब ये जो मैटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है कि पीएम केयर्स फंड जो है वो यहाँ पर स्टेट है या नहीं है। तो एक पिटीशन फाइल की गई कि जो पीएम केयर्स फंड है उसको डिक्लेयर कर देना चाहिए एज द स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर यहाँ पर गवर्नमेंट से कहा गया कि आप अपना रिस्पांस फाइल करो, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर सिर्फ एक पेज का रिस्पांस फाइल किया। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपने सिर्फ एक पेज का रिस्पांस फाइल किया है, तो ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर जो पीएम केयर्स फंड है उसको स्टेट डिक्लेयर करने की मांग आई है बाय द पिटिशनर अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर पीएम केयर्स फंड देखें तो वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है अंडर द लॉ, और गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है, ना ही इसका पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, जिसकी वजह से ये स्टेट नहीं हो सकता। तो पीएम केयर्स फंड अ चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर द लॉ सेड दैट इट इज़ नॉट अ फंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स अमाउंट डज नॉट गो इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया irrespective of whether the trust is a state or अदर अथॉरिटी विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये अगर पब्लिक अथॉरिटी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये आरटीआई के अंतर्गत भी नहीं आएगी। तो अगर ये आरटीआई के अंतर्गत नहीं आएगी तो इसका मतलब ये है कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो सीक नहीं की जा सकती है। तो जब यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन आ जाएगा मैटर पे तो हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी तो सिर्फ पेटिशन फाइल हुई है और गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स मांगा गया है। अब हम आगे चलते हैं। DCGI नोड टू SII's HPV जेफ फॉर सर्विकल कैंसर। तो ये हम डिस्कस करते हैं। पहली होम ग्रोन वैक्सीन है ये। तो सर्वावैक द कंट्रीज फर्स्ट क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड बाय पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। बेसिकली जो कोविशील्ड से एसोसिएटेड थे, तो पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज़ गॉट द गो अहेड फ्रॉम द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया फॉर मार्केट ऑथोराइजेशन। तो क्या नाम है वैक्सीन का? सर्वावैक। कंट्री की पहली, इंडिया की पहली एक क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन है और इसको मैन्युफैक्चर किया गया है बाय द पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। द वैक्सीन विल इंश्योर प्रिवेंशन ऑफ कैंसर्स कॉज्ड बाय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। HPV तो बेसिकली ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो ये है वायरस, ये कॉमन वायरस है जो कि पास हो जाता है ड्यूरिंग सेक्स। लॉन्ग लास्टिंग इन्फेक्शन विद सर्टेन टाइप्स ऑफ HPV जिसकी वजह से यहाँ पर सर्विकल कैंसर हो जाता है। इंडिया में जो सर्वाइकल कैंसर है वो 9.4% अकाउंट करता है टोटल का एंड 18.3% ऑफ न्यू केसेस इन 2020। तो बेसिकली हम देखें तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इट इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ विमेन और ये पूरी तरीके से प्रिवेंटेबल है क्योंकि इसकी एक वैक्सीन है। तो अगर यहाँ पर अर्ली डिटेक्ट हो जाता है तो ये पूरी तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू WHO सर्विकल कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल फॉर्म्स ऑफ कैंसर अगर इसको यहाँ पर जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा WHO की एक सर्विकल कैंसर एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी भी है जो कि टारगेट करता है 2030 तक यहाँ पर सर्विकल कैंसर को एलिमिनेट करना है, विच एंटेल्स की 90% जो यहाँ पर गर्ल्स हैं उनको फुली वैक्सीनेट किया जाना चाहिए विद द HPV वैक्सीन बाय द एज ऑफ 15 एंड 70% विमेन शुड बी स्क्रीन्ड विद द हाई परफॉर्मेंस टेस्ट बाय 35 ईयर्स एंड अगेन बाय 45 ईयर्स ऑफ एज। तो अगर यहाँ पर अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए, पहले से वैक्सीन दे दी जाए, तो ये जो सर्विकल कैंसर रिलेटेड डेथ्स हैं उनको यहाँ पर कम किया जा सकता है। ये पहली होम ग्रोन वैक्सीन है तो इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले सर्विकल कैंसर की वैक्सीन नहीं थी। यहाँ पर इंटरनेशनल फर्म्स ने बहुत सारी वैक्सीन बनाई हैं सर्विकल कैंसर की जो कि इससे पहले भी यूज़ की जा सकती थी लेकिन नहीं यूज़ की जाती हैं, जिसकी वजह से इंडिया में सर्विकल कैंसर जो है इतने ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है। अब हम आगे चलते हैं। NIA के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है तो एक बार हम देख लेते हैं। NIA एक सेंट्रल एजेंसी है जो कि इन्वेस्टिगेट करती है और ऑफेंसेस को प्रोसिक्यूट करती है। कौन कौन से ऑफेंसेस को ये इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करती है? तो बेसिकली वो ऑफेंसेस जो कि अफेक्ट करते हैं सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, स्मगलिंग इन हाई क्वालिटी काउंटरफीट इंडियन करेंसी। इसके अलावा यहाँ पर जो NIA है वो सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी होती है। इट इज़ एम्पावर्ड, इसके अलावा NIA एम्पावर्ड है टेरर रिलेटेड क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उनके साथ डील करने के लिए, और ये काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब हम आगे चलते हैं। डिप्लोमेटिक बैड फेथ,
ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम समरी देखें इस आर्टिकल की, तो इसमें ऑथर ने ये कहा है कि जो यूक्रेन और रशिया है, तो यूक्रेन और रशिया को अगर हम चाहते हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो डिप्लोमेसी से सॉल्व हो जाए, फॉर एग्जांपल इंडिया का यही स्टैंड है ना कि जो हॉस्टिलिटीज़ हैं उनका सेसेशन होना चाहिए और यहाँ पर डिप्लोमेसी से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अब ऑथर का ये कहना है कि डिप्लोमेसी से प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकती क्योंकि उसके लिए इंडिया और चाइना रिस्पॉन्सिबल हैं। इंडिया और चाइना इसीलिए रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि इंडिया और चाइना अभी भी रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो जब तक इंडिया और चाइना रशिया के साथ ट्रेड करते रहेंगे तो रशिया जो है इस वॉर को सस्टेन कर सकता है। तो इंडिया और चाइना अगर ट्रेड बंद करेंगे तभी यहाँ पर रशिया जो है डिप्लोमेसी के टेबल पर आएगा। तो द वर्ल्ड इज हर्टलिंग टुवर्ड्स अ फार रीचिंग जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस इन पार्ट प्रेसिपिटेटेड बाय द वॉर इन यूक्रेन। तो पहली प्रायोरिटी क्या है कि ये वॉर जो है ये जल्द से जल्द खत्म हो। देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर दिस इन्वेजन। इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द कोर्स ऑफ द वॉर। अब ये वॉर कब खत्म होगा ये नहीं पता है क्योंकि यूक्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है और यहाँ पर जो रशिया है वो भी हार मानने वाला नहीं है। नाउ वन माइट थिंक दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर डिप्लोमेसी। तो G20 की मीटिंग होने वाली है तो हम मान सकते हैं कि डिप्लोमेसी के लिए अच्छा समय है, लेकिन डिप्लोमेसी क्या हो पाएगी? तो डिप्लोमेसी के लिए सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि एक तरीके से वॉर को रोका जाए, तभी तो दोनों पक्ष को बुलाया जाएगा और इसके बाद यहाँ पर डिप्लोमेटिक टेबल के ऊपर बातचीत होगी। तो डिप्लोमेसी रिक्वायर्स द सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ और सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी हो नहीं रहा है, तो जिसकी वजह से डिप्लोमेसी को आगे कैसे बढ़ाया जाए। थर्ड, देयर इज़ द ब्रूड फैक्ट दैट पुतिन हैज़ नो इंसेंटिव टू नेगोशिएट। तो यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन को क्या इंसेंटिव दिया जाएगा नेगोशिएट करने के लिए। इन वेस्टर्न यूरोप एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड द सेकेंडरी इफेक्ट्स ऑफ द वॉर आर ऑलरेडी स्ट्रेंथनिंग पुतिन्स हैंड। और जिसकी वजह से हो सकता है कि कोई यहाँ पर पुतिन के पास इंसेंटिव ही ना हो इस वॉर को एंड करने का। इंडिया एंड चाइना हैव बीन कंसिस्टेंटली कॉलिंग फॉर अ डिप्लोमेटिक सेटलमेंट। तो इंडिया और चाइना का क्या स्टैंड है कि डिप्लोमेसी से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, और इंडिया का तो स्टैंड स्टार्टिंग से ही यही रहा है कि डिप्लोमेसी से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अब ऑथर का ये कहना है कि डिप्लोमेसी से प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं हो सकती जब तक यहाँ पर इंडिया और चाइना यहाँ पर रशिया के साथ ट्रेड करते रहेंगे। तो दिस इज़ वेयर इंडिया एंड चाइना आर एन ऑब्स्टिकल। दे हैव मॉरली इक्विवोटेड ऑन द यूक्रेन्स क्लेम, लेकिन उसके साथ साथ ही ये लोग पुतिन को बेल आउट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया और चाइना है वो रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रशिया है वो वेस्टर्न सैंक्शंस को सस्टेन कर पा रहा है। सो लॉन्ग एज रशिया कैन इफेक्टिवली ट्रेड विद चाइना एंड इंडिया, इट कैन राइड आउट वेस्टर्न सैंक्शंस एंड हैज़ नो रीज़न टू कम टू द टेबल। तो अगर हम चाहते हैं कि रशिया डिप्लोमेटिक टेबल पर आए तो उससे पहले इंडिया और चाइना को बेसिकली यहाँ पर रशिया के साथ ट्रेड खत्म करना पड़ेगा। तो ये ऑथर का व्यू पॉइंट है। अब हम आगे चलते हैं। माइंड द टर्म्स ऑफ ट्रेड। हमारी ऑस्ट्रेलिया और UAE के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे नेगोशिएशंस चल रहे हैं फॉर द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो यहाँ पर ऑथर ने क्या बताया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के साथ करेंगे, उससे पहले हमारे कौन कौन से कंसर्न्स जो हैं एड्रेस होने चाहिए। तो इन द लास्ट डेकेड इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू EU कंट्रीज हैव ग्रोन एट अ फास्टर पेस देन द कंट्रीज ओवरऑल एक्सपोर्ट्स। तो बेसिकली अगर हमें यूरोपियन यूनियन के मार्केट की एक्सेस मिल जाती हैं तो हमारे एक्सपोर्ट जो हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। तो बिफोर एंट्रिंग इनटू ट्रेड एग्रीमेंट्स कुछ की कंसर्न्स हैं। पहला की कंसर्न क्या है कि जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स है वो यहाँ पर हटाए जाएं, जिसकी वजह से जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको यहाँ पर यूरोपियन मार्केट की एक्सेस मिल पाए। तो दीज एग्रीमेंट्स डू प्रोवाइड मोमेंटम टू क्रॉस बॉर्डर ट्रेड फ्लोज बाय डिसमेंटलिंग वेरियस टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। दूसरी बात कि अगर हम यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो यूरोपियन कंट्रीज़ का क्या रहता है, वो कभी भी नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल सैनिटरी मेजर्स, फाइटो सैनिटरी मेजर्स की वो यहाँ पर बात करने लगते हैं, तो अनइक्वल टर्म्स हो जाते हैं। तो ये ना हो, इसके लिए पहले से ही इस बारे में नेगोशिएशन हो जानी चाहिए। तो बिफोर एंट्रिंग इनटू अ ट्रेड एग्रीमेंट care should therefore be taken to ensure that the domestic industry is not made to compete on unequal terms with the partner countries। इसके अलावा जो इंडिया और UAE का कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था सेपा, उसमें यहाँ पर एक क्लॉज था रूल्स ऑफ ओरिजिन। तो बेसिकली यहाँ पर कोई कंट्री अपना सामान सरकमवेंट ना करे और यहाँ पर जो इंडिया और UAE का ट्रेड पैक्ट है उसका फ़ायदा ना उठाए, उसके लिए रूल्स ऑफ ओरिजिन का क्लॉज था। तो वो क्लॉज यहाँ पर हमें यूरोपियन यूनियन के साथ भी इंक्लूड करना चाहिए। ऑफसेट क्लॉजेस क्या होते हैं? तो ऑफसेट क्लॉज ये होता है बेसिकली, तो जो यहाँ पर एक्सपोर्टर कंट्री है, तो एक्सपोर्टर कंट्री को एक्सपोर्ट करके जो भी बेनिफिट हो रहा है वो यहाँ पर इंपोर्टर कंट्री में उस बेनिफिट का कुछ परसेंटेज जो है इन्वेस्ट करे। तो ऑफसेट क्लॉजेज वेयर द एक्सपोर्टर इज ऑब्लाइज्ड टू अंडरटेक एक्टिविटीज दैट डायरेक्टली बेनिफिट द इंपोर्टिंग कंट्रीज इकोनॉमी। तो ये ऑफसेट क्लॉजेज आई होप आपको समझ आ गया हो। फिर यहाँ पर ये बात की गई है कि आप कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हो तो उसको एटर्निटी तक करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली एक टाइम पीरियड रख लो कि इसके बाद हम रिव्यू करेंगे। तो इंडिया शुड ऑल्सो टेक अ क्यू फ्रॉम द US, मैक्सिको, कनाडा एग्रीमेंट टू इनकॉर्पोरेट अ सनसेट क्लॉज इन ट्रेड एग्रीमेंट्स की इस पर्टिकुलर टाइम के बाद ये जो एग्रीमेंट है ये खत्म हो जाएगा और हम ये दोबारा नेगोशिएट करेंगे या हम इसको रिव्यू करेंगे। तो ऐसा कुछ होने की ज़रूरत है। अब हम आगे चलते हैं।
द पीपल टेक श्रीलंका, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। विल द रियल शिवसेना स्टैंड अप, इसमें भी इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है 10th शेड्यूल की। तो 10th शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन के साथ डील करता है। अब इसमें असली शिवसेना किसकी, एकनाथ शिंदे की या उद्धव ठाकरे की? इसके अलावा ये कौन डिसाइड करेगा कि असली शिवसेना किसकी है? तो ये यहाँ पर डिसाइड करेगी इलेक्शन कमीशन। द केस लेड टू द इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968 नोटेबली पैरा 15 विच कन्फर्ड अपॉन द ईसी द पावर टू डिटरमाइन कि कौन सी राइवल ग्रुप यहाँ पर ओरिजिनल पार्टी है। बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एट बॉर्न बिलाइंग ग्रीन होप्स। तो ये हम डिस्कस करेंगे कि क्लाइमेट चेंज से इशू कितने ज़्यादा हैं। तो मच ऑफ द डिस्कशन वॉज अराउंड लॉस एंड डैमेज। तो स्मॉलर कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा लॉस और डैमेज होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लो लाइंग है और जिसकी वजह से अगर सी लेवल राइज हुआ तो बेसिकली जो यहाँ पर कंट्रीज़ है, स्मॉलर कंट्रीज़, वो यहाँ पर डूब जाएंगे। तो मच ऑफ द डिस्कशन वॉज अराउंड लॉस एंड डैमेज विच वॉज बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाई मैनी ऑफ द स्मॉलर कंट्रीज स्पेशली विद बिग कोस्ट लाइन्स ड्यू टू राइजिंग रिवर लेवल्स। और यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ बात करते हैं कि हम 2050 में कार्बन न्यूट्रल होंगे, हम 2070 में कार्बन न्यूट्रल होंगे। तो ऑथर का ये कहना है कि हमारे पास इतना समय नहीं कि हम 2050 और 2070 तक वेट करें कार्बन न्यूट्रल होने के लिए। दिस ब्रिंग्स इनटू फोकस द डिबेट बिटवीन एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। तो मिटिगेशन का मतलब ये है कि हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकें, लेकिन अगर हम क्लाइमेट चेंज को नहीं रोक पाए तो ऐसे में हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें अडेप्ट होने की ज़रूरत है क्लाइमेट चेंज के साथ। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है कि हम ये मान लें कि क्लाइमेट चेंज तो होगा, अब क्लाइमेट चेंज होगा तो उसके साथ अडेप्ट कैसे करना है, हमें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि मिटिगेट तो हमसे हो नहीं रहा है। तो वाइल मिटिगेशन वुड मीन फॉर एग्जाम्पल सेटिंग अप ऑफ सोलर जनरेशन यूनिट्स और यहाँ पर फॉसिल फ्यूल के ऊपर हम अपनी डिपेंडेंस खत्म कर दें, तो ये सब हम करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर हमसे नहीं हुआ तो ऐसे में अडेप्ट करने की ज़रूरत है। अब ये जो कंट्रीज़ हैं वेस्टर्न कंट्रीज़, अगर ये फंड्स भी प्रोवाइड करते हैं क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, तो ये मेनली प्रोवाइड करते हैं मिटिगेशन के लिए, ना कि अडेप्टेशन के लिए। क्योंकि अगर ये लोग मिटिगेशन के लिए फंड्स प्रोवाइड करेंगे तो बेसिकली उससे इनको भी बेनिफिट होगा, लेकिन अडेप्टेशन में उससे इनको उतना बेनिफिट नहीं होगा, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर अडेप्टेशन के लिए फंड्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। एज सच तो ये लोग फंड्स ही प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन अगर ये करते भी हैं तो ये बेसिकली यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं फॉर मिटिगेशन रादर देन अडेप्टेशन। अगर हम एनडीसीज देखें और सारे कंट्रीज़ अपने एनडीसीज को यहाँ पर फुलफिल करें तो जो टेम्परेचर राइज होगा 2050 तक वो बेसिकली 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट टू लिमिट द टेम्परेचर राइज टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जो एमिशंस है वो हमें हाफ करने हैं बाई 2030। बॉन कॉन्फ्रेंस के दौरान द अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, और यहाँ पर जो अलायंस है स्मॉल आइलैंड स्टेट की, इनका ये कहना है कि 2025 तक ही हमें लगभग 20% तक एमिशंस कम करने हैं। द यूएस रजिस्टर्ड, अब यूएस जो है वो अपने आप को बिग एमिटर की तरह लेबल नहीं कराना चाहता है, और यूएस का ये कहना है कि जो चाइना और इंडिया जैसे एमिटर्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को टैकल करें। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो वेस्टर्न नेशंस है इन्होंने तो डेवलपमेंट कर लिया, लेकिन इंडिया चाइना ने अभी डेवलप करना शुरू किया। बेसिकली चाइना ने तो काफ़ी डेवलप कर लिया, जो इंडिया है वो अभी भी डेवलपिंग कंट्री में है। तो ऐसे में हम स्विच नहीं कर सकते, हम यहाँ पर ट्रांजिशन नहीं कर सकते इतनी जल्दी। इनके पास तो टेक्नोलॉजी है, ये ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं और ये हमसे उम्मीद करते हैं कि हम अपना डेवलपमेंट छोड़कर क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस करें, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इन्होंने तो डेवलपमेंट कर लिया, इन्होंने तो अपने लोगों को पॉवर्टी से निकाल लिया, लेकिन हम नहीं निकाल पाए हैं। तो ऐसे में हमें अपने लोगों को पॉवर्टी से निकालने में फोकस करना है, हमें अपने डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है। तो बेसिकली ये जो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने हिस्टोरिकल एमिशंस किए जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ है, लेकिन ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं, तो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यही है। फिर इनसे ये कहा गया था, ये जो वेस्टर्न नेशंस हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ की, आपको $100 बिलियन फंड देना है हर साल क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, लेकिन अभी तक इन्होंने फंड देना भी स्टार्ट नहीं किया। और $100 बिलियन तो बहुत कम कीमत है एज़ कम्पेयर टू जितनी ज़रूरत है फंड्स की। तो बेसिकली ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की ज़रूरत है, लेकिन अभी तो ये लोग $100 बिलियन भी नहीं दे रहे हैं। तो द डिमांड ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़ फॉर अ प्रोविजन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस एट अ स्केल मच हायर देन $100 बिलियन अ ईयर फेल ऑन डेफ ईयर्स। तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बेसिकली। अब हम आगे चलते हैं, वाई द यूरो हैज़ फॉलन टू $1, व्हाट इट मीन्स फॉर द रुपी। तो यहाँ पर जो यूरो है वो $1 के बराबर हो गया है, तो यूरो यहाँ पर डिप्रिशिएट हो रहा है। क्या रीज़न से यूरो क्यों डिप्रिशिएट हो रहा है? तो पहला रीज़न ये है, ये 2008 से ही डिप्रिशिएट हो रहा था जब यहाँ पर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। उसके बाद जो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन है, इसकी जो इकॉनमी है वो रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ये नेचुरल गैस के लिए, एनर्जी के लिए रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन यूएस की एज सच इकॉनमी इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है किसी भी कंट्री के ऊपर। यहाँ पर जो यूएस की इकॉनमी है वो ज़्यादातर इंडिपेंडेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो यूरो है वो यहाँ पर डिप्रिशिएट हो रहा है। दूसरा रीज़न क्या है यूरो के डिप्रिशिएट होने का? तो बेसिकली
जो यहाँ पर यूएस की फेडरल रिजर्व है वो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर रही है इन्फ्लेशन से टैकल करने के लिए। और जब वो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर रही है इसका मतलब ये है कि जो भी डॉलर्स इन्वेस्ट हैं तो डॉलर्स को निकालकर यूएस में वापस से इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो डॉलर्स की डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है और यहाँ पर जो यूरो है वो यहाँ पर डेप्रिशिएट हो रहा है। तो दो रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर यूरो जो है डेप्रिशिएट हो रहा है। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑन ट्यूसडे द यूरो अचीव्ड पैरिटी विद द यूएस डॉलर, इन अदर वर्ड्स इन टर्म्स ऑफ द एक्सचेंज रेट, जो 1 यूरो है वो यहाँ पर $1 के बराबर हो गया है। इसका मतलब ये है कि यूरो यहाँ पर डेप्रिशिएट हो गया है। वाई इज़ द यूरो लूजिंग वैल्यू अगेंस्ट द डॉलर? तो अगर हम देखें तो 2008 से ही यहाँ पर जो यूरो करेंसी है वो यहाँ पर वीक हो रही थी और रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से ये करेंसी बहुत ज़्यादा वीक हो गई। तो ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट द कोविड-19 पैंडेमिक एंड द फिस्कल रिस्पॉन्स टू काउंटर इट हैड लेफ्ट द यूरो जोन विद अ वीक इकोनॉमिक फेसिंग हिस्टोरिकली हाई इन्फ्लेशन। फिर रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से क्या हुआ, इनकी इकॉनमी और ज़्यादा वल्नरेबल हो गई। So even though there is good chance that the US economy is slowing down and possibly heading towards a recession, लेकिन इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि US अभी भी ऐसा प्लेस है जो कि इंडिपेंडेंट है। द सेकेंड रीजन इज द मॉनेटरी पॉलिसी रिस्पॉन्स बाय द यूरोपियन सेंट्रल बैंक, और यहाँ पर हम रिस्पॉन्स देखें तो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर जो यूएस का फेडरल रिजर्व है वो लगातार इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए, इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए, और जिसकी वजह से जो डॉलर्स हैं तो डॉलर्स इन्वेस्टर्स वापस लाकर यूएस में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। The ECB, by contrast, hasn't moved. Faced with a scenario where raising interest rate may dampen the economic recovery, the ECB hasn't raised interest rate. This has created another big reason for the money to flow out to the US, और जिसकी वजह से यहाँ पर बेटर रिटर्न मिल सके फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर डॉलर की डिमांड बढ़ रही है जिसकी वजह से यहाँ पर जो यूरोपियन करेंसी जो है यूरो वो यहाँ पर डेप्रिशिएट हो रहा है। अब हम आगे चलते हैं। बेल लॉ एंड सुप्रीम कोर्ट कॉल फॉर रिफॉर्म। तो यहाँ पर कल भी हमने डिस्कस किया था, एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास बेल के रिलेटेड एक स्पेसिफिक लॉ होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो प्रिजन्स है वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है और 2/3 जो यहाँ पर प्रिजनर्स हैं हमारे वो अंडर ट्रायल है, मतलब वो अभी तक कन्विक्ट हुए ही नहीं है और वो यहाँ पर जेल की सज़ा काट रहे हैं। तो ऐसे में बेल देना ज़रूरी है। तो बेल कैसे दी जाए, तो उसके लिए हमारे पास कोई प्रोविज़न नहीं है। तो जैसे यूके में एक स्पेसिफिक बेल लॉ है वैसे ही इंडिया में भी एक स्पेसिफिक बेल लॉ होना चाहिए। तो रेफरिंग टू द स्टेट ऑफ जेल्स इन द कंट्री, 2/3 जो बेसिकली जेल में लोग हैं वो यहाँ पर अंडर ट्रायल्स है। इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पर कन्विक्ट नहीं हुए हैं। और अगर हम अंडर ट्रायल्स देखें तो ये वही लोग हैं जो कि इलिटरेट हैं, पुअर हैं और मोस्टली इसमें विमेन भी हैं। दस देयर इज़ अ कल्चर ऑफ ऑफेंस बीइंग इनहेरिटेड बाई मैनी ऑफ देम। तो यहाँ पर इसके लिए मजिस्ट्रेट भी रिस्पॉन्सिबल हैं। मजिस्ट्रेट को ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो रूल है वो बेल का होना चाहिए ना कि जेल का होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है, मजिस्ट्रेट इसके लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल है? तो बेसिकली कॉलोनियल माइंडसेट है। जो हमारे पास CRPC है जो कि 1882 में ड्राफ्ट किया गया था और उसको बार बार अमेंड किया गया है। तो CRPC में जो वर्ड बेल है उसको कहीं डिफाइन ही नहीं किया गया। बेसिकली ऑफेंसेस को बस कैटेगराइज किया गया है कि कौन से ऑफेंसेस यहाँ पर बेलेबल हैं और कौन से ऑफेंसेस यहाँ पर नॉन बेलेबल हैं। तो CRPC यहाँ पर मजिस्ट्रेट को एम्पावर करता है कि जो यहाँ पर मजिस्ट्रेट है वो बेल दे सकता है बेलेबल ऑफेंसेस के लिए, और जो यहाँ पर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं और यहाँ पर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं तो पुलिस ऑफिसर इन केसेस में अरेस्ट कर सकता है विदाउट अ वारंट। इन सच केसेस जो मजिस्ट्रेट है वो यहाँ पर डिटरमाइन कर सकता है कि अक्यूज्ड को यहाँ पर बेल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब यूके में कौन सा लॉ है स्पेसिफिक लॉ जो कि बेल के साथ यहाँ पर डील करता है? तो यूनाइटेड किंगडम ने 1976 में एक लॉ बनाया था जो कि बेल के साथ यहाँ पर डील करता है। तो बेसिकली ये भी अपने जेल्स को डीकंजेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो अ की फीचर इज दैट वन ऑफ द एम्स ऑफ द लेजिस्लेशन इज रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द इनमेट पॉपुलेशन। अब इनका रूल ये है कि अगर आपको डर ना हो कि यहाँ पर जो कैदी है वो कहीं चला जाएगा या किसी एविडेंस के साथ टेम्पर करेगा या आप उसको दोबारा बुलाओ तो आएगा नहीं, तो अगर ये डर हो तब तो उसको जेल में रखो। अगर ऐसा कोई डर ना हो तो बेसिकली यहाँ पर अक्यूज को छोड़ दो। तो फॉर रिजेक्टिंग बेल द प्रोसिक्यूशन मस्ट शो दैट ग्राउंड एग्जिस्ट फॉर बिलीविंग द डिफेंडेंट ऑन बेल वुड नॉट सरेंडर टू कस्टडी, या कोई ऑफेंस कर सकता है अगर वो बाहर रहे, या विटनेसेस के साथ इंटरफेयर कर सकता है, या एविडेंस के साथ टेम्पर कर सकता है। अगर ये कोई डर हो तब तो जेल में रखो, वरना यहाँ पर बेल दे देनी चाहिए। वॉट हैज़ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड ऑन रिफॉर्म्स? तो सेपरेट लॉ फॉर बेल। तो पहले तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक सेपरेट लॉ होना चाहिए बेल के लिए। अब सेपरेट लॉ बेल के लिए क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर हमारे पास कोई लॉ सेपरेट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट्स अपने डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, और कोर्ट्स मजिस्ट्रेट अगर अपने डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं हर केस में तो बेसिकली केस सेम है, ऑफेंस सेम है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट तरीके से यहाँ पर एक्ट किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये आर्टिकल 14 और 15 को वॉयलेट करता है। दूसरी बात, इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट। बेसिकली कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस तो हर ऑफेंस में अरेस्ट कर लिया जाता है, जहाँ पर ज़रूरत ना हो वहाँ पर भी अरेस्ट कर लिया जाता है। तो कोर्ट नोटेड दैट द कल्चर ऑफ टू मेनी अरेस्ट स्पेशली फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज इज अनवारंटेड। तो यहाँ पर कुछ नेसेसरी कंडीशंस होनी चाहिए, उनके बेसिस पे ही अरेस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वही कंडीशंस जो कि यूके में है,
तो सच नेसेसिटी इज ड्रॉन टू प्रिवेंट द कमिटिंग ऑफ एनी फर्दर ऑफेंस। तो ये कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, उसके बेसिस पर ही यहाँ पर अरेस्ट किया जाना चाहिए। असम्स मुस्लिम्स वाई सम हैव बीन डिक्लेयर्ड इंडिजीनियस एंड सम लेफ्ट आउट। तो यहाँ पर असम में क्या किया गया है, 5 कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिनको यहाँ पर असम के इंडिजीनियस मुस्लिम्स डिक्लेयर किया गया। अब ऐसा क्यों किया गया है, बेसिकली इनकी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए, इनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। तो ये जो 5 कम्युनिटीज़ हैं वो हैं गोरिया, मोरिया, झूला, देसी एंड सैयद। ये है इंडिजीनस असमीज़ मुस्लिम्स। अब ये डिमार्केट करने की क्यों ज़रूरत पड़ गई, वो इसलिए ज़रूरत पड़ गई क्योंकि बहुत सारे बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स थे जो कि बांग्लादेश से आए थे असम में। तो दिस इफेक्टिवली सेट्स देम अपार्ट फ्रॉम बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स हु और whose ancestors migrated at various points of time from the region that was once East Bengal। या तो बांग्लादेश जो अब बन चुका है, पहले वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। द लार्जर ऑफ द 2 कैटेगरीज कंप्राइजेज मुस्लिम्स हु स्पीक बंगाली, और जिनको यहाँ पर मियाज भी रेफर किया जाता है। तो दीज मुस्लिम्स आर ऑफन रेफर टू एज मियाज। फिर यहाँ पर दूसरी कैटेगरी है जो कि आसाम के इंडिजीनियस मुस्लिम है, और ये अपनी एंसेस्ट्री ट्रेस करते हैं बैक टू द अहोम किंगडम। असम हैज़ अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन, और इसके अलावा बहुत सारी मुस्लिम पॉपुलेशन है जो कि यहाँ पर बांग्लादेश से माइग्रेट होकर आई है। अब किसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है इंडिजीनियस कम्युनिटी में, तो बेसिकली ये कहना है कि एक कचारी मुस्लिम्स होते हैं जो कि अपनी ओरिजिन को ट्रेस करते हैं टू द कचारी किंगडम, लेकिन उसके बाद भी उनको यहाँ पर इंडिजीनियस असामीज़ मुस्लिम की तरह इंक्लूड नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनको यहाँ पर कंप्लेन है। यहाँ पर जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में बात की गई है। तो पहली इमेज यहाँ पर जेम्स वेब टेलीस्कोप से आई है। उससे पहले हम एक बार जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन किस किस के बीच में है, यूएस नासा, यूरोपियन की जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के बीच का ये यहाँ पर जॉइंट वेंचर है। ये एक इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है। तो इट इज़ एन ऑर्बिटिंग इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी जो कि हबल स्पेस के बाद बेसिकली हबल स्पेस टेलीस्कोप को सक्सीड कर रही है। इसका फॉर्मरली नाम रखा गया था पहले नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप, लेकिन 2002 में इसको रीनेम कर दिया गया था और इसका नाम रख दिया गया था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जो हबल स्पेस टेलीस्कोप था वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करता था, लेकिन जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये यहाँ पर ऑर्बिट नहीं करता है, बल्कि ये लैग्रेंज पॉइंट पर जाकर वहाँ पर सेट हो गया है। वहाँ पर इसको रख दिया गया है लैग्रेंज पॉइंट, जो अर्थ और सन का L2 लैग्रेंज पॉइंट है। अब सन से बहुत ज़्यादा हीट आती है, तो उससे बचाने के लिए क्या किया गया है, तो एट द L2 पॉइंट वेब सोलर शील्ड विल ब्लॉक द लाइट फ्रॉम द सन, अर्थ, मून, और जिसकी वजह से यहाँ पर वो स्टे भी कर सकता है और बेसिकली कूल तरीके से रह भी सकता है। अब ये किस फिनोमेना का यूज़ करेगा गैलेक्सीज़ को स्टडी करने के लिए, तो वो जो फिनोमेना है वो है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। अब ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है, तो बेसिकली जो आइंस्टीन की थ्योरी थी जनरल रिलेटिविटी की, दैट इज़ मास बेंड्स लाइट, तो उसका यूज़ करेगा। अब जितना ज़्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट होता है उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड उतनी ही ज़्यादा होती है और वो स्पेस में उतना ही ज़्यादा एक्सटेंड करता है, और जिसकी वजह से जो लाइट रे पास होती है वो यहाँ पर बेंड होती है और उसके बाद रीफोकस हो जाती है कहीं और। तो मोर मैसिव द ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये है कि उसकी उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड और उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर बेंडिंग होगी लाइट रेस की, जस्ट लाइक यूजिंग डेंसर मटीरियल टू मेक ऑप्टिकल लेंसेज, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा। तो ये बेसिकली इमेज है, ये आप देख सकते हो। अब ये जो गैलेक्सी क्लस्टर है, ये कौन से गैलेक्सी क्लस्टर की इमेज है, तो ये है SMACS 0723 कैप्चर्ड बाय द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, और ये जो गैलेक्सी है 4.6 बिलियन ईयर्स अगो की गैलेक्सी है। अब कौन से कैमरे से ये लिया गया है, तो जिसका नाम है NIRCam। द कॉम्पोजिट इमेज टेकन बाई वेब्स NIRCam हैज़ ब्रॉट ऑल दोज डिस्टेंट गैलेक्सीज इनटू शार्प फोकस। तो ये आपको पता होना चाहिए, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हमने डिस्कस कर लिया। ये वापस से सेम इमेज वही है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जो ली है इमेज। इंडियाज़ डेमोग्राफी एट क्रॉस रोड्स, तो ये कौन सी रिपोर्ट है, तो इस रिपोर्ट का नाम है यूथ इन इंडिया 2022, जो कि रिलीज़ किया मॉस्पी ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और इस रिपोर्ट का ये कहना है कि हमारे पास अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है और हमें इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप कर लेना चाहिए, क्योंकि अब हमारी जो पॉपुलेशन है बेसिकली ओल्डर एज में जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर सर्च करना स्टार्ट कर देगी। तो इंडियाज़ फेवरेबल डेमोग्राफिक डिविडेंड इज़ एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ सॉर्ट्स विद द पॉपुलेशन शेयर ऑफ द यूथ स्टार्टिंग टू टेपर, और यहाँ पर जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो यहाँ पर इंक्रीज़ होगी 2021 से 2036 तक। द मोर populous states of Bihar and Uttar Pradesh which experienced a rise in proportion of youth population to total population till 2021। अब इन स्टेट्स में भी हमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा यूथ पॉपुलेशन में, और यहाँ पर जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो यहाँ पर इंक्रीज़ होगी। जो यहाँ पर एज ग्रुप 15 से 29 में है वो अभी कंप्राइज करते हैं 27.2% ऑफ द पॉपुलेशन, लेकिन 2036 तक ये हो जाएगी 22.7%। तो इसका मतलब ये है कि एल्डरली पॉपुलेशन जो है आने वाले टाइम में इंक्रीज़ होने वाली है। तो ये सही समय है कि हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप कर लें। अब एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं स्टार्टिंग से।
तो फर्स्ट पेज पर हमने क्या पढ़ा, आईआईपी के बारे में पढ़ा। और इसके अलावा जो इन्फ्लेशन है वो आरबीआई को 2 से 6% के बीच में मैनेज करना होता है। अगर 2 से 6% के बीच में आरबीआई इन्फ्लेशन नहीं मैनेज कर पाई और 3 क्वार्टर्स तक ऐसा रहा तो आरबीआई को एक्सप्लेन करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि किस वजह से यहाँ पर जो आरबीआई है वो इन्फ्लेशन को नहीं मैनेज कर पाई। फिर हमने यहाँ पर आईआईपी के बारे में डिस्कस किया कि आईआईपी जो है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन चेंज देखता है ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ये यहाँ पर एनएसओ निकालता है जो कि मॉस्पी के अंदर आता है। आईआईपी का बेस ईयर क्या है तो 2011-12। और यहाँ पर 8 कोर सेक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। सबसे पहले कौन सा आता है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, देन इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। अब हम आगे चलते हैं। ये ऊबर वाली तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये बस हमने ऐसे ही डिस्कस की थी। फिर ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है एम्बलम के बारे में। ये जो वैक्सीन है ये हमारी फर्स्ट होम ग्रोन वैक्सीन है फॉर सर्विकल कैंसर। इसका नाम इंपॉर्टेंट है सर्वोवैक। किसने बनाई है ये, तो ये बनाई है पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। और ये कंट्री की पहली क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है। इसके अलावा जो WHO की स्ट्रैटेजी है सर्विकल कैंसर एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी, तो 2030 तक यहाँ पर सर्विकल कैंसर को एलिमिनेट करना है। अब हम आगे चलते हैं। ये पहला आर्टिकल हमने डिस्कस किया डिप्लोमेटिक बैड फेथ। तो इसमें ऑथर ने ये कहा है कि इंडिया और चाइना जब तक ट्रेड करते रहेंगे रशिया के साथ, रशिया यहाँ पर डिप्लोमेटिक टेबल पर नहीं आने वाला है। तो अगर हम रशिया से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रशिया जो है डिप्लोमेसी करे, तो ऐसे में इंडिया और चाइना को ट्रेड करना बंद करना पड़ेगा रशिया के साथ। फिर नेक्स्ट है माइंड द टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पर हमने यूएई के साथ सेपा किया, इसके अलावा हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA किया। तो अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, तो हमें अपने कंसर्न्स कुछ ध्यान में रखने चाहिए। पहला कंसर्न क्या है कि टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर जो यूरोपियन यूनियन है वो हटाए, जिसकी वजह से हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सेस मिल सके यूरोपियन मार्केट की। दूसरी बात यहाँ पर ये कही गई है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन के बारे में क्लॉज होना चाहिए कि कोई भी इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को सर्कमवेंट करने की कोशिश ना कर सके। तीसरा यहाँ पर ऑफसेट क्लॉज होना चाहिए, तो ऑफसेट क्लॉज होना चाहिए, रूल्स ऑफ ओरिजिन होने चाहिए। इसके अलावा लास्ट पॉइंट ये है कि सनसेट एग्रीमेंट होना चाहिए, ये नहीं कि एटर्निटी तक ये एग्रीमेंट चल रहा है। फिर हमने एंटी डिफेक्शन के बारे में डिस्कस किया जो कि 10 शेड्यूल में है। किसके पास पावर है डिसाइड करने की कि कौन सी यहाँ पर ओरिजिनल पार्टी, तो वो ये पावर जो है वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के पास है। फिर एट बॉर्न बेलाइन ग्रीन होप्स, तो यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो हम मिटिगेशन कर सकते हैं या तो हम अडेप्टेशन कर सकते हैं। तो मिटिगेशन और अडेप्टेशन के बारे में हमने यहाँ पर फ़र्क देख लिया कि क्या प्रॉब्लम है दोनों में। और उसके बाद यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है कि उनकी वजह से यहाँ पर हिस्टोरिकल एमिशन हुआ है, उनकी वजह से यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो उनको यहाँ पर फंड करना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को, लेकिन वो यहाँ पर फंड नहीं कर रहे हैं जो कि उनको करना चाहिए। फिर यहाँ पर 1 यूरो जो है वो $1 क्यों हो गया, यहाँ पर जो यूरो करेंसी वो क्यों डिप्रिशिएट हुई है, तो इसके 2 रीज़न। पहला ये कि जो यूरोपियन यूनियन की इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, और 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ही यहाँ पर जो यूरो है वो डिप्रिशिएट होना स्टार्ट हो चुका था। दूसरी बात, यहाँ पर जो USA है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अपना इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर डॉलर्स जो हैं वो वापस से USA में आ रहे हैं। फिर यहाँ पर हमने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में डिस्कस किया। बेल लॉ एंड SC कॉल फॉर रिफॉर्म, तो ये तो आसान आर्टिकल था, इसमें सिर्फ यही बताया गया कि बेल प्रोविज़न होना चाहिए ना कि जेल प्रोविज़न होना चाहिए। तो उसके लिए हमें एक सेपरेट लॉ बनाने की ज़रूरत है, जैसे कि UK में एक लॉ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो 2/3 प्रिजनर्स हैं वो यहाँ पर अंडर ट्रायल हैं, तो मतलब यहाँ पर जो हमारे जेल्स हैं वो कंजेस्ट हो रखे हैं। फिर नेक्स्ट ये बताया गया कि असम में कुछ मुस्लिम कम्युनिटी है जिसको कि यहाँ पर इंडिजिनस मुस्लिम कम्युनिटी का स्टेटस दिया गया है, जिसमें से गोरिया है, मोरिया है, जूला है, देसी है, सैयद है। और कचारी को कंप्लेन है कि कचारी को इसमें क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, क्योंकि वो भी यहाँ पर अपनी ओरिजिन को ट्रेस करते हैं टू द कचारी किंगडम। फिर अब हम आगे चलते हैं। तो एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट। किसने रिलीज़ की है, मॉस्पी। और इसका ये कहना है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही समय कि हम रीप कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारी एल्डरली पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ होने वाली है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।